तो ग्रुप 3 में आपको रोटेटिंग स्लाइडिंग मोशंस, जैसे कि यहाँ पे कैम गियर का एग्जांपल दिया है जो स्लाइडिंग या टर्निंग मोमेंट पे होता है, और ग्रुप 4 जो है वो ऑसिलेटिंग मोशंस ओरिएंटेड है, यानी कि ट्रैपिंग पॉइंट्स बिटवीन द अलग अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर जो मूविंग पार्ट एक और एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे पेंडुलम या क्रैंकशाफ्ट या क्लोजिंग प्लेटन्स। तो ये अलग अलग ग्रुप 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे, जैसे कि आपको अभी हजार्ड्स पता चला है, आपने आइडेंटिफाई किया है वो किस कैटेगरी में आता है, और उसके रिलेटेड आपको फिर गार्ड की प्रोविजन क्या करनी चाहिए। अगर आपके ऐसे स्पेसिफिक गार्ड की प्रोविजन नहीं है तो उसको डिजाइन करना और उसका अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना ये यहाँ पे जरूरी बन जाता है। तो नॉर्मली फिक्स गार्ड हो सकते हैं, या फिर इंटरलॉक गार्ड हो सकते हैं, एडजस्टेबल गार्ड हो सकते हैं, या फिर सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड हो सकते हैं। तो ये फिक्स गार्ड का फोटोग्राफ है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो भी गार्ड्स यहाँ पे आपको फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद में आप इजीली ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये फिक्स गार्डिंग प्रोविजन यहाँ पे मशीनरीज को करनी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई ब्लोअर है या फिर फैंस की मूवमेंट है या फिर शाफ्ट पुली की मूवमेंट है, ये कंटिन्यू बेसिस पे होगी, तो यहाँ पे आपको ये गार्डिंग फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं होगा, जब भी रिपेयर या मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट का कुछ काम होता है उसी टाइम आपको ये यूज करना पड़ता है। तो बाकी के टाइम के लिए आपको ये गार्ड फिक्स करना जरूरी है। उसके अलावा है इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, तो ये इंटरलॉक गार्ड यहाँ पे यूज होता है। तो ये जैसे कि रिवॉल्विंग ड्रम है, तो ये रिवॉल्विंग ड्रम के लिए फिक्स गार्ड की जगह आपको इंटरलॉक गार्ड यूज करना होगा, क्योंकि अगर हम फिक्स करेंगे तो रोटेशन के लिए प्रॉब्लम आएगा, और इसीलिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग गार्ड की प्रोविजन हो सकती है। तो इसीलिए आपको पहले एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है या फिर हजार्ड क्या है, और फिर उसके ओरिएंटेड आपको कौन सा गार्ड सुटेबल हो सकता है, उसके लिए आपको सोचना होगा और वो अप्लाई करना होगा। फिर ये एडजस्टेबल गार्ड ऑफ मशीन्स, तो यहाँ पे आप ये गार्डिंग की प्रोविजन तो कर रहे हैं, लेकिन गार्ड यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है, लेकिन जो मेन पर्पस है आपका प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन आपको करना ही है। तो ये बैंड सॉ का एक एग्जांपल है। ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस और मशीनरीज आप चेक कर सकते हैं जहां पे आपको ये एडजस्टेबल गार्ड की प्रोविजन हो सकती है। उसके अलावा कुछ सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सर्कुलर टेबल सॉ है। तो ये सर्कुलर टेबल सॉ में हर एक ऑपरेटर और जो भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स के हिसाब से आपको गार्डिंग प्रोविजन करनी होगी। तो यहाँ पर ये सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो फैसिलिटीज होती है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये भी डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपको पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, उसके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना है और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है। जैसे कि यहाँ पे है पुल बैक डिवाइसेस। तो जो भी आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी मशीनरीज आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपकी जरूरत है कि आपके जो हैंड से ये दो पार्ट्स में यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट फिक्स होगा और दूसरा पार्ट मूवेबल है, लेकिन इसका प्रेशर या फिर उसका वेट यहाँ पे इतना ज्यादा होगा कि आपके बॉडी पार्ट्स को वो डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही ये आप जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये स्प्रिंग मैकेनिज्म ओरिएंटेड या पुल बैक डिवाइसेस के हिसाब से, मैकेनिज्म के हिसाब से ये जो आपके हैंड से वो ऑटोमेटिक पीछे आने चाहिए। तो जैसे ही आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेट के पहले ये आपके जो हैंड्स है वो प्रोटेक्शन के हिसाब से वापस आने चाहिए। तो ये जैसे ही वापस आएंगे उसके बाद में ही ये मशीनरी ऑपरेट होगी। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जहां पे आपके सिंगल हैंड, बोथ हैंड्स या फुट्स, ये आप यहाँ पे पुल बैक डिवाइसेस के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। उसके अलावा कुछ रिस्ट्रेंट डिवाइसेस होते हैं या फिर सेफ्टी ट्रिप वायर केबल डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जहां पर ये आप पुल बैक डिवाइसेस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, कुछ गार्डिंग प्रोविजन जहां पे पॉसिबल नहीं है, आपको वहां पे मिनिमम डिस्टेंस पे ही वर्कआउट करना होगा। तो उसके लिए ये भी अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये
मशीनरीज क्या है, उसके मोशंस क्या होंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रैक होने के चांसेस कितने हैं, और फिर आपके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं वो पहले क्रॉस चेक करना होगा। तो ये अलग अलग डिवाइसेस या अलग अलग मेथड्स है जिनकी वजह से आपके बॉडी पार्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आज के डेट में हम मैक्सिमम जगह 2 हैंड कंट्रोल या 2 फुट कंट्रोल या 1 हैंड एंड 1 फुट कंट्रोल या ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हम अप्लाई करते हैं। जब तक आप दोनों भी हाथ यहाँ पे प्रेस नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे तब तक ये मशीनरी ऑपरेट नहीं होगा। यानी कि अगर आपके हैंड्स दोनों भी यहाँ पे बिजी है तो ये बॉडी पार्ट यानी कि हैंड्स यहाँ पे ये मशीनरीज में ट्रैप होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। अगर ये भी आपको पॉसिबल नहीं लगता है तो आप गार्डिंग प्रोविजन विथ यहाँ पे 2 हैंड कंट्रोल ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ गेट यहाँ पे लगा सकते हैं आप जो फ्लेक्सिबल हो, जैसे कि आपने गेट ओपन कर लिया और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आपने इंसर्ट किया, बाद में गेट क्लोज किया और आपने मशीनरी ऑपरेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जहाँ पे स्पेशली ट्रैप होने के चांसेस होते हैं ये गार्ड की वजह से या गेट की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा और आपका जो बॉडी पार्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि सेंसर लगाया जाता है, तो सेंसर्स की वजह से जैसे कि आपका हैंड या फुट बाय मिस्टेक यहाँ पे चला जाता है तो वो सेंसर थ्रू वो सेंस होगा मशीनरी को और मशीनरी का जो ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जहां पर ये भी एक मशीनरी जहाँ पे ये कुछ डिस्टेंस से ही ऑपरेट कर रहा है और उसके बाद में यहाँ पर ये गार्डिंग भी प्रोविजन की गई है। तो जो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है जैसे कि ये वुडन पार्ट है और ये वुडन पार्ट को आपको कट करना है या फिर उसको एक पर्टिकुलर शेप देना है तो उसके लिए हेवी मशीनरीज का यहाँ पे यूज किया जाता है। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट वहां पे जाएगा ऑपरेशन होगा तो वहां पर अगर ये गार्डिंग प्रोविजन होगी तो वहां पे चिपिंग ऑपरेशन हो या कटिंग ऑपरेशन हो या शेपिंग ऑपरेशन हो तो उसकी वजह से जो भी वुडन के जो पार्ट्स आते हैं या चिप्स आते हैं वो आपको डैमेज करने से रोकेंगे। तो ये गार्डिंग प्रोविजन या फिर सेंसर्स प्रोविजन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना होगा। अभी आज के डेट में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटिक फीड कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई यहाँ पे करनी होगी। तो जैसे अभी हम रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं या फिर जो मशीन और पर्सन्स है उनका कुछ कॉम्बिनेशन और उसका प्रोग्रामिंग बेसिस पे भी हम रोबोट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर कहीं जगह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये एक मेजर है कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट के चांसेस है प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की है, ऑलरेडी जो भी मिनिमम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या भी स्टेप बाय स्टेप मेथड्स है या फिर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको हमने स्टडी किया है और उसको ही उस हिसाब से वो रोबोट को प्रोग्रामिंग की है या फिर आपको जैसे काम करना है उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहां पे ये मेजर केसेस होते हैं कि परमानेंट डैमेज या डिसेबिलिटीज के चांसेस होते हैं ऐसी जगह आपको रोबोटिक्स अप्लाई करना या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करना ये जरूरी होता है। अगर ये आपने यूज किया तो यहाँ पर मेजर एक्सीडेंट आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग मशीनरीज है जहाँ पे ये ऑटोमेटिक फीडिंग, ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑटोमेटिक फाइनल प्रोडक्ट और उसका पैकेजिंग ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको इनिशियली चेक करना होगा और ये जो भी मशीनरीज आप यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं उसके लिए आपको सुपरविजन करनी होगी। तो ये ऑटोमेटिक फीडिंग और रोबोटिक सिस्टम अप्लाई करके भी आप एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ जगह आपको प्रोटेक्टिव शील्ड की भी जरूरत होगी जैसे कि नॉर्मली लेथ मशीन या लेथ ओरिएंटेड ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं वहां पर अगर प्रोटेक्टिव शील्ड आपने प्रोवाइड की तो जो भी आपको ऑपरेशन करना है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है वो ऑब्जेक्ट की वजह से या फिर उसके ऑब्जेक्ट के पार्ट की वजह से आपके बॉडी को या फिर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस है, इंजुरी होने के चांसेस है, तो ये भी यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड से, अलग अलग टूल से, अलग अलग
कुछ सर्विसेज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक्सीडेंट्स मिनिमाइज कर सकते हैं और ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कुछ गार्डिंग की प्रोविजंस भी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा नॉर्मली अगर हम इंडस्ट्रीज में बात करेंगे तो हम टूल्स सभी जगह यूज करते हैं, जैसे कि हैंड टूल्स होता है या फिर पावर टूल्स होता है। तो जहां पर विदाउट पावर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनर्जी अगर हम टूल का एप्लीकेशन कर रहे हैं, टूल अप्लाई कर रहे हैं, टूल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उनको हैंड टूल कहा जाता है। और जहां पर पावर ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड टूल्स हम यूज करें, जैसे कि कुछ ड्रिलिंग मशीन्स होती है या फिर जो रोलिंग मशीन्स होती है या फिर ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, कटिंग मशीन्स होती है, तो ये मैक्सिमम मशीनरीज या उसके ऑपरेशंस जो है वो पावर ऑपरेटेड है, पावर टूल्स हमको यूज करना पड़ता है। तो कहीं जगह आपको विदाउट पावर भी यूज करना पड़ता है, तो उसको हम हैंड टूल्स कहते हैं। तो ये हैंड ऑपरेटेड टूल्स जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें पहले से ही कही गई है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट में उसका मेंशन किया है, जिक्र किया है। उसके बाद में जो फैक्ट्री रूल्स होते हैं, फैक्ट्री रूल्स में भी बताया गया है। तो अगर हम टूल्स प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स के चांसेस बन जाते हैं वो एक्सीडेंट्स वहां पे मिनिमाइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि आप अगर ठीक तरीके से हम यूज करेंगे टूल्स, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कम हो सकता है। अभी इसके लिए जो भी इंजुरी होने के चांसेस है वो मेनली है फ्लाइंग चिप्स। तो जैसे अभी हमने एक वुड वर्किंग मशीनरीज में देखा था, तो वहां पर उसके चिप्स या फिर जो हम मेटल ऑब्जेक्ट्स भी यूज करते हैं, कुछ लेथ मशीन यूज करते हैं या फिर जो सीएनसीज यूज करते हैं, वहां पर भी ये चांसेस बनते हैं। जब भी हम हैंड ऑपरेटेड टूल्स का यूज करते हैं और वहां पे अगर मैन्युअली कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये फ्लाइंग चिप्स आने के या फिर उसकी वजह से जो इंजुरीज है या इन्फेक्शंस होने के चांसेस है, वाउंड्स होने के चांसेस है, वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे गार्डिंग प्रोविजन नहीं है या फिर जो पावर टूल्स है और जो स्पेसिफिक फोर्स या आरपीएम से वो हम वहां पे एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये अलग अलग टूल्स, जैसे कि हम नाइफ्स यूज करते हैं, चीजल्स यूज करते हैं, हैमर्स यूज करते हैं, तो इनकी वजह से अलग अलग इंजुरी होने के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रेंड वर्क कर नहीं है, आपको अगर पर्टिकुलर टूल का एग्जैक्ट तरीका मालूम नहीं है कि आपको ये कैसे यूज करना चाहिए, तो वहां पर कम ज्यादा फोर्स की वजह से या पर्टिकुलर एंगल से आप यूज नहीं करेंगे, तो वहां पर इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि तरीका तो अच्छा है लेकिन वो मेंटेन किया नहीं है टूल, या फिर उसका रिपेयरिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ है, या फिर उसका वियर एंड टियर हो चुका है या फिर बहुत साल हो चुके हैं और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राइट टूल आपको राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पे 4 वे स्क्रू है तो आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए 4 वे स्क्रू ड्राइवर ही आपको यूज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे राइट टूल और राइट जॉब की बात कही गई। तो जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं हैंड टूल्स, उसको कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस रिपेयर अच्छा होना चाहिए, फिर उसका जो तरीका है जैसे अभी हमने बताया कुछ एंगल से या पर्टिकुलर फोर्स से ही आपको अप्लाई करना होगा। तो ऐसे राइट वे क्या है उसका, वो टूल्स का आपको चेक करना होगा, और फिर उसका जो पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन होगा वो सेफ प्लेस और सेफ वे से आपको वहां पे टूल्स केप्ट करने होंगे। फिर जो हाउस कीपिंग की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, या फिर जो ओवरऑल लेआउट और क्लीन लाइननेस की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये कुछ जनरल प्रिवेंशन और कंट्रोल टेक्निक है हैंड टूल्स ओरिएंटेड, जहां पे आपको एक्सीडेंट मिनिमाइज करना है। अगर सुपरवाइजर या मैन पावर की बात करेंगे तो सुपरवाइजर और वर्कर का भी यहाँ पे मेजर रोल होता है, क्योंकि यही पर्संस जो एक्चुअल हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देना जरूरी होगा। तो जैसे अभी कुछ ऑपरेशंस में सेफ्टी गॉगल्स या फिर फेस शील्ड या फिर हेलमेट पहनना जरूरी होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कहीं पे आपको पर्टिकुलर राइट टूल ही आपको यूज करना चाहिए।
अगर वो राइट तरीके से या राइट टूल आपने नहीं यूज किया तो वहां पे एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं। या फिर जो टूल्स आपको यूज किया है तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होगा, तो वो लोकेशन पे आपने अगर वो नहीं रखा तो गलती से जल्दी जल्दी में दूसरा टूल भी गलती से यूज हो सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी ये टूल बॉक्स है या फिर टूल का लोकेशन है, तो जहां पर जो लोकेशन को नेमिंग दिया है या फिर पर्टिकुलर नंबरिंग दिया है उसी लोकेशन पे आपको प्लेस करना है। तो जो भी गार्डिंग प्रोविजन है, इंस्पेक्शन से रिपेयरिंग या मेंटेनेंस है, तो ये जो भी सेफ कंडीशंस है उसके हिसाब से आपको ये मेंटेनेंस रखना जरूरी होगा। फिर कुछ जो स्टोरेज फैसिलिटीज होती है या फिर स्टोरेज रूम्स होते हैं या फिर जो प्लेसेस होते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी आपको मिनिमम लेवल पे मेंटेन करनी होगी। तो जो भी टूल्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो रेडीली अवेलेबल होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, सभी को उसका पर्टिकुलर लोकेशन मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर जो पर्सन ट्रेंड वर्कर होता है वो अगर एब्सेंट होता है तो उसके एब्सेंटिज्म में भी बाकी लोगों को भी वो इजीली वो पर्टिकुलर नंबर और टूल उसका लोकेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो सेफ कंडीशंस होती है स्टोरेज रूम्स की या स्टोरेज फैसिलिटीज की, तो वो सेफ कंडीशंस भी आपको रेगुलरली चेक करनी होगी और मेंटेन करनी होगी। अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन है, जैसे कि हमने हजार्डस एरिया की बात की थी। हमने पेट्रोलियम एक्ट और पेट्रोलियम रूल में या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और रूल में हमने ये क्लियरली बताया था कि वहां पे कुछ हजार्डस एरिया के क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे हजार्डस एरिया 0, 1 और 2 ये मेन क्लासिफिकेशन है। तो ये हजार्डस एरिया इसलिए डिफाइन किए हैं क्योंकि वहां पे कुछ केमिकल्स जो फ्लेमेबल हो सकते हैं या फिर एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, ऐसे जो केमिकल्स है जहां पे स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनके लिए आपको नॉन स्पार्किंग टूल्स का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर आपको नॉन स्पार्किंग टूल्स के बारे में या कुछ एंटीस्टैटिक टूल्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और वही आपको यहाँ पे यूज करना। जैसे कि हम नॉर्मली अगर हम टूल्स देखेंगे तो वो माइल्ड स्टील के या फिर आयरन बेसिक के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो नॉन स्पार्किंग टूल्स है वो नॉन फेरस होते हैं, यानी कि Fe या आयरन वहां पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पे आयरन की वजह से फ्रिक्शन या स्पार्क के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको नॉन फेरस जैसे कि बेरिलियम है या फिर कॉपर एलॉय है, ब्रास है, कॉपर है या फिर लेड है, प्लास्टिक है, रबर है, ऐसे आपको मटेरियल यूज करना होंगे जहां पर अगर फ्लेमेबल गैसेस होंगे या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस भी होंगे, तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट नहीं होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट टूल्स का गाइडलाइन है। तो स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल या गुजरात फैक्ट्री रूल, तमिलनाडु फैक्ट्री रूल, ऐसे जो फैक्ट्री रूल से जो स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, तो वहां पर भी एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दी गई है। स्पेशली वेल्डिंग कटिंग ऑपरेशंस के लिए कुछ अलग टूल्स के लिए बात कही गई है, या फिर जो नेसेसरी पीपीज है उनके लिए भी बात कही गई है, या फिर जो प्रॉपर सिलेक्शन कैसे होना चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे बात कही गई है। अभी यहाँ पे हम जब गार्डिंग की बात कर रहे हैं, मशीन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जो है सेंट्रलाइज एंड पर्सनल टूल इशू सिस्टम्स। तो जो अभी हमने बात की थी कि ये हर एक पर्सन को, किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय को अगर बताया गया कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर टूल यूज करना है, तो आप इसको लेके आइए और फिर उसका जो भी यूज होगा वो यूज करके आपको रिटर्न देना है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आ सकता है कि आपको ये टूल इशू सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज हो सकता है। तो एक सेंट्रल लोकेशन पे ही वहां से आपको ये दिया जाएगा और फिर वो पर्सन्स की जो भी साइन वगैरह ली जाएगी कि आपको हमने अभी ये टूल्स दिया है और ये 1 घंटे के लिए दिया है, 2 घंटे के लिए दिया है, और फिर वापस से वो लोकेशन में जाना चाहिए। तो उसके लिए आप अलग अलग रिकॉर्डिंग प्रोविजन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर इनकेस वो टूल ठीक तरह से नहीं चला है या फिर टूल फेल हो गया है या फिर उसका जो भी पर्टिकुलर पार्ट होगा उसका कुछ डैमेज हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जिसकी वजह से वो बॉडी पार्ट, वो टूल का पार्ट रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस या फिर उसको ओवरऑल जो भी टूल होगा उसका ही रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जो भी होगा वो डिसीजन आप इजीली कर पाएंगे। उसके मेंटेनेंस के लिए
या फिर उसके डैमेजेस के लिए, डिटोरिएशंस के लिए रेगुलरली इंस्पेक्शन होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो वहां पे हजार्ड एडिशन होगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सेंट्रल टूल रूम जो भी लोकेशन फैसिलिटी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, अटेंडेंट होगा, जो रेगुलरली यहाँ पे आपको जो भी राइट टूल है राइट जॉब के लिए वो इशू करेगा, कुछ एडवाइसेस देगा या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा। और इन केस अगर टूल रिटर्न करने के पहले अगर वो कहीं डैमेज होता है या फिर वियर टियर होता है या फिर उसका अगर कुछ इशू होता है तो वो अटेंडेंट को बताएगा। यहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है तो उसके बारे में भी वो आपको यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पे जो रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग की बात कही गई है तो उसके मेथड्स के बारे में भी वो आपको यहाँ पे जानकारी दे सकता है। और जो सुपरवाइजर्स होते हैं तो वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जैसे कि अगर आपका वीकली इंस्पेक्शन डिसाइड हुआ है या फिर फोर्टनाइट इंस्पेक्शन डिसाइड हुआ है तो वो सुपरवाइजर यहाँ पे ये हर एक टूल्स को वो ऑब्जर्व करेगा और वहां पे उसके अगर कंडीशंस ठीक नहीं है तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी वो ले सकता है। तो ये ओवरऑल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो सेंट्रलाइज और पर्सनल टूल इश्यू सिस्टम्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रोविजन या फैसिलिटीज या फिर जो भी नंबर ऑफ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो भी मेथड्स या फिर उसके रिलेटेड जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस होगा तो उसके बारे में भी उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है सेंट्रलाइज एंड पर्सनल टूल इश्यू सिस्टम्स। अभी जो भी हम टूल्स परचेस कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं या फिर इशू कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी आपको कुछ रेफरेंसेस गाइडलाइंस यहाँ पे स्टडी करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली टूल्स एग्जैक्टली कौन सा परचेस करना चाहिए तो उसके लिए आपको आईएस स्टैंडर्ड रेफर करने होंगे या फिर कोई अदर स्टैंडर्ड्स वहां पे अगर अप्रोप्रिएट होंगे तो वो भी आपको वहां पे रेफर करने होंगे, क्योंकि आपकी जो टूल्स की क्वालिटी है या फिर जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है या फिर ड्यूरेबिलिटी है, उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन होता है या फिर जो भी हैंडलिंग के लिए वहां पे हैंडल प्रोविजन होती है या फिर इंसुलेशन प्रोविजन होती है या फिर अलग अलग जहां पे जो भी रिक्वायरमेंट की प्रोविजन होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अगर हम हाई टेम्परेचर पे कुछ वर्क कर रहे होंगे तो वहां पे आपको थर्मल इंसुलेशन का ध्यान देना होगा। अगर आपका रिपीटेटिव वर्क है तो आपके जो हैंडल है उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन आपको चेक करना होगा। तो डिपेंड से आपका वर्क कितना होता है, कितने टाइम के लिए होता है, रिपीटेटिव या फिर रिपीटेशंस कितने होते हैं, और उस हिसाब से आपको वो टूल्स की क्वालिटी चेक करनी होगी और उसी हिसाब से आपको उसका परचेस करना होगा। तो परचेस करने के पहले जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद में फिर आपको ये परचेस करना है। फिर टूल बॉक्सेस होते हैं, कुछ चेस्ट होते हैं या फिर कैबिनेट्स होते हैं या फिर बेल्ट्स और पाउचेस होते हैं जहां पर ये टूल्स को रखा जाता है, यूज किया जाता है और फिर से यहाँ पे रेगुलरली इंस्पेक्शन भी किया जाता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ यहाँ पे परचेस करने की जरूरत हो सकती है। जैसे कि अभी अगर हम मेंटेनेंस टीम की बात करेंगे तो हर एक मेंटेनेंस टीम, जैसे कि मैकेनिकल मेंटेनेंस अलग होता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस अलग होता है, उसमें भी अगर स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो ऑनलाइन मेंटेनेंस अलग होगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अलग होगा। तो ये सभी की जो रिक्वायरमेंट होगी तो शायद वहां पे टूल बॉक्स अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जैसे अगर कुछ वहां पे इशू आता है तो वो इशू के हिसाब से वो पर्टिकुलर किट लेके आप जाएंगे और जो भी अप्रोप्रिएट टूल होगा वो यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास टूल बॉक्स नहीं या टूल किट नहीं है और फिर आप सेंट्रलाइज सिस्टम से अगर हम देखने जाएंगे तो वहां पे शायद ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये भी आपको चेक करना है कि आपके रिक्वायरमेंट रेगुलरली ऑपरेशंस में या फिर डेली रूटीन में क्या होती है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टूल फेल्यूर के कॉजेस क्या होंगे इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे अभी कहीं जगह ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं जगह अंडर हीटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली हम फोर्जिंग की जब बात कर रहे हैं, स्टील ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, जैसे कि हम
देखते हैं कि टेम्परेचर या हीट ट्रीटमेंट जो होती है, तो टेम्परेचर के रिलेटेड कार्बन का परसेंटेज प्लस माइनस हो सकता है और उसके बेसिस पे उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की या स्टील की, वो प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे हार्डनिंग प्रोसेस होगी, या फिर कहीं पे क्रैक होने के चांसेस बन जाते हैं, या फिर इम्प्रॉपर अगर फोर्जिंग करते हैं, या फिर इम्प्रॉपर टैंपरिंग करते हैं, या फिर जो स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपने इम्प्रॉपर क्वेंचिंग यूज की, या फिर इनकरेक्ट एंगल आपने यूज किया, इनकरेक्ट कटिंग एज आपने यूज किया, तो वहां पर जो स्टील की क्वालिटी है वो भी पुअर हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड आपने प्रोसीजर या मेथड एडॉप्ट नहीं की होगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल टूल की क्वालिटी यहाँ पे कम हो सकती है, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंफीरियर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर जो भी उसकी एफिशिएंसी टूल की वो यहाँ पे कम हो जाएगी, या फिर जो एक्सपेंसिव यहाँ पे उसका कॉस्ट हो सकता है, या फिर उसका लॉन्ग रन में जो आपका ड्यूरेशन होता है या फिर उसकी लाइफ होती है, वो भी यहाँ पे कम हो सकती है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाने होंगे, जैसे कि रेगुलर इंस्पेक्शन होगा, मेंटेनेंस होगा, या फिर रिपेयरिंग होगी, या फिर सेफ एंडिंग, या फिर उसकी रिलेटेड ट्रेसिंग्स, या फिर कुछ हैंडलिंग की स्पेसिफिक टेक्निक्स। ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको तरीके यहाँ पे आजमाने होंगे, जिसकी वजह से टूल की लाइफ अच्छी रहे, टूल की क्वालिटी अच्छी रहे, और जो भी उसकी ओवरऑल कंडीशन है वो भी यहाँ पे अच्छी रहे। अगर इनकेस वहां पे कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो कई जगह जैसे कि कुछ शॉक्स या कटिंग्स या पॉइंटेड टूल्स होते हैं, वहां पे रेगुलर उनको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर टूल्स का ड्रेसिंग करना आपको जरूरी होगा। तो डिपेंड है कि टूल कौन सा है, उसका रेगुलर यूज कितना होता है, और उसकी वजह से वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या बनती है, और उस हिसाब से फिर आपको ड्रेसिंग करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, उसका रिपेयरिंग करना है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर ओवरऑल टूल ही फेल्यूर है, अभी उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जैसे हमने ड्रेसिंग की बात की, तो कहीं जगह रीड्रेसिंग भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहीं जगह आपके जो हैंडल्स होते हैं वो अगर एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड डिजाइन नहीं किए होंगे, या फिर उसके जो मटेरियल है वो अगर मटेरियल की ग्रिप अच्छी नहीं होगी, तो मटेरियल का आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपके जो फिटिंग्स होते हैं हैंडल्स के, वो भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर वो ठीक तरह से नहीं होगे, तो वहां पे टूल वहां से आपके हाथ से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर टूल फेल्योर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे, तो जब आप हाइट पे काम करते होते हैं, तो वहां पे जो टूल्स या फिर जो मटेरियल है वो अगर हाइट से गिरता है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से इंजरी का जो सीवियरिटी है वो बढ़ सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके अलावा जो डिजाइन क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि जो टूल्स का शेप है, या फिर डायमीटर है, लेंथ है, या फिर जो एंगुलेशन से, टेक्सचर से, एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट से, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा जब भी आप यहाँ पे टूल यूज करते होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप हैंड टूल्स यूज करते हैं, जहाँ पे ये स्पेशली हम होल्डिंग टूल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पे कुछ मशीनरीज ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि आपको टूल्स के हिसाब से ही, टूल की हेल्प लेके ही आपको वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स वहां से निकालने पड़ते हैं, या फिर इंसर्ट करने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेशंस क्या है, उस हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट टूल यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और फिर उसका एप्लीकेशन करना होगा। तो जैसे यहाँ पे अभी कुछ, अगर आप हीट ट्रीटमेंट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं और आपने ये जो टूल यूज किया है, तो वहां पे आपको थर्मल इंसुलेशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, जहां पे आपके हैंड होल्ड होते हैं या फिर हैंड टच होते हैं। तो अगर थर्मल इंसुलेशंस नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपके जो थम्स और जो फिंगर्स है, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको चेक करना होगा कि ऑपरेशन क्या है, टूल कौन सा यूज करना चाहिए, और टूल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से रेगुलर इंस्पेक्ट करना होगा। यहाँ पे टूल्स के अलावा कुछ इमरजेंसी स्विचेस हम यूज कर सकते हैं,
जिससे आपके ओवरऑल जो बॉडी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्शन मिले, मशीनरी क्विकली वहां पे स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे ये इमरजेंसी स्विचेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मॉल्स में देखा होगा जहाँ पे स्पेशली एस्केलेटर्स यूज होते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन कहीं जगह आपको यूज करना पड़ता है एस्केलेटर्स, वहां पर भी ये इमरजेंसी स्विचेस यूज करते हैं। तो ये इमरजेंसी स्विचेस हर एक को एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि अगर जो ऑपरेटर या फिर जो ट्रेनर या फिर जो ट्रेंड पर्सन वहां पे अगर अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम कोई भी पर्सन को यहाँ पे ये इमरजेंसी स्विच मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, और जो भी उसका ऑपरेशन होगा, जैसे नॉर्मली अगर हम प्रेस करेंगे तो ये इमरजेंसी स्विच ऑन हो जाएगा, और जो भी आपका सिस्टम होगा वो सिस्टम स्टॉप हो सकता है। तो ऐसी जगह आपको ये इमरजेंसी स्विचेस यूज करने पड़ते हैं। कहीं जगह अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेशन या एनर्जी सप्लाई हो जाता है, तो ऐसी जगह भी आपको इमरजेंसी स्विचेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो बात कही थी कि जब भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं, मशीनरीज यूज कर रहे हैं जहाँ पे हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए, या फिर आपको कुछ रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, तो ऐसी जगह आपको लोटो सिस्टम सप्लाई करनी होगी। तो ये लोटो के बारे में हमने डिटेल में बात की थी एक सेशन में, तो यही इसका एक थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए शॉर्ट में बताया है कि लोटो यानी कि लॉकआउट और टैग आउट सिस्टम होती है। तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको एनर्जी का सोर्स आपको देखना है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, स्टीम यूज कर रहे हैं, या फिर कहीं पे गैसेस यूज कर रहे हैं। तो अगर एनर्जी कट ऑफ करना है तो उसको लॉक करना होगा, और फिर वहां पे टैग आपको बताना होगा कि जैसे कि डू नॉट ऑपरेट दिस स्विच, या डेंजर है, या फिर इक्विपमेंट लॉक किया गया है। तो जो भी है आपके यहाँ पे टैग लगाना होगा। तो ये लोटो प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि एनर्जी कट ऑफ करने के लिए कुछ टाइम के लिए ये लॉक करना होगा, और फिर वहां पे टैग लगाना होगा कि ये पर्टिकुलर मशीनरीज के लिए या फिर ये ऑपरेशंस के लिए हमने ये वॉल को लॉक किया है, या फिर ये स्विच को लॉक किया है, और इसके लिए ये ऑथोरिटी होगी, और ये टाइम के लिए हमने ये परमिशंस ले लिए। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ काम है तो आप यहाँ पे टैग से पता कर सकते हैं कि ऑथोरिटी कौन है या फिर वो ऑफिसर कौन है, और फिर वहां पे आपको डिटेल में पता चल सकता है। तो लोटो डिवाइसेस जहाँ पे होते हैं, तो उसको काम करने के पहले आपको क्लियरली चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या क्या सिस्टम से क्या क्या एनर्जी सप्लाई हो सकते हैं, और फिर यहाँ पे हजार्ड्स क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोटो अप्लाई किया है। तो ये लोटो जब आप देखेंगे तो उसके बेसिस पे ही आपको डिसाइड करना है कि आपको मशीन ऑपरेट करना है या नहीं, क्योंकि जैसे ही लॉक बताया है इसका मतलब है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कब तक है, क्यों है, और क्या रीजन है, और फिर आपका काम बाद में कब हो सकता है, तो इसकी जानकारी आपको अथॉरिटी से ही मिलेगी। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट वार्निंग जो है हजार्ड्स ओरिएंटेड, वो आपको क्लियर पता नहीं चलती है, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, या फिर आपकी जो लॉकिंग प्रोविजन होती है वो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन करती है, या फिर जो सिक्योरिटी का फॉल्स सेंस, यानी कि आपको ऐसा लगता है अभी हमने लॉक कर लिया या टैग लगा लिया, अभी यहाँ पे कोई हजार्ड नहीं है। तो ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली हमने सिर्फ एनर्जी सप्लाई कट किया है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई हजार्ड ही नहीं है या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं। तो ये फॉल्स सेंस है, ये गलत तरीका होगा, या फिर आपकी जो भी जो सोचने का तरीका है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एनर्जी सप्लाई कट कर रहे हैं और उसकी जानकारी दे रही है, यानी कि लॉकआउट और टैग आउट। और फिर कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये लोटो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू बेसिस पे, या फिर कुछ सिस्टम्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए ये भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये भी कुछ लोटो के लिमिटेशंस। अभी हम जब बात करें मशीनरीज की, ऑपरेशंस की, या फिर कोई भी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जहाँ पे नॉर्मली कोई ना कोई हजार्ड प्रेजेंट होता है, तो ये हजार्ड्स वर्क प्लेसेस पे क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है कि जो वर्कर ऑपरेट करता है तो वो ट्रेन है या नहीं, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है कि नहीं, और जो मशीनरीज ऑपरेट कर रहा है
उसकी जानकारी, उसका एक्सपीरियंस उसको है या नहीं। अगर ये नहीं होता है तो इसमें इंजरी होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 18,000 एम्पुटेशंस या फिर लैसरेशंस, क्रशिंग इंजरीज या एब्रेजन्स के केसेस है, तो उसके प्रोपोर्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें 800 केसेस फैटलिटीज के हो सकते हैं। तो ये नंबर्स चेंज होते जाएगा हर साल, जैसे जैसे आप अलग अलग सिस्टम्स अप्लाई करेंगे या फिर आप रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ये नंबर्स यहाँ पे कम हो सकता है। लेकिन अगर आप अनट्रेन्ड वर्कर्स या न्यू वर्कर्स यहाँ पे यूज करेंगे और अप्रोप्रिएट जो एसओपीज बताइए वो अगर फॉलो नहीं करेंगे या फिर राइट टूल राइट जॉब आप यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स या नियर मिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है मशीनरी एसोसिएटेड विद एम्पुटेशंस, जैसे कि मैकेनिकल पावर प्रेसेस है, पावर प्रेस ब्रेक्स है, पावर और नॉन पावर कन्वेयर्स है, प्रिंटिंग प्रेसेस है, या फिर रोल फॉर्मिंग या रोल बेंडिंग मशीन है, शेयरिंग मशीन है, फूड स्लाइसर्स है, या फिर मिड ग्राइंडर्स है, मिड कटिंग बैंड सॉज है, ड्रिल प्रेसेस है, मिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे ऐसे मशीनरीज है और ऑपरेशंस है जहां पे आपको यहाँ पे इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ इंजुरी होने के बाद जो एम्पुटेशन है वो भी यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो एक्सीडेंटल डेटा है, उसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए गए। तो इसमें मेन कॉज क्या होता है, तो मशीन इंसिडेंट ओरिएंटेड मेन कॉज होता है रीचिंग इनटू क्लियर इक्विपमेंट। तो ये अगर आप लोटो सिस्टम अप्लाई नहीं यूज कर रहे, डिस्टेंस आपने अप्रोप्रिएट नहीं रखा है, या फिर अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहा है, या फिर मशीन ओरिएंटेड कुछ काम कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो गार्ड्स की प्रोविजन की गई थी वो अभी यहाँ पे गार्ड मिसिंग है, या फिर गार्ड लूज किया गया है, या फिर गार्ड को बाईपास किया गया है, या फिर अगर जो भी आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी वो ट्रेनिंग ही यहाँ पे दी नहीं गई। तो ऐसी अलग अलग तरीके की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से यहाँ पे मशीन के इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बेसिस पे फिर प्रिवेंशन मेजर या प्रिकॉशनरी मेजर क्या हो सकता है, तो जो भी आपके मशीन पार्ट्स है, फंक्शंस है, प्रोसेस है, तो ये जिसकी वजह से ये इंजुरी होने के चांसेस बढ़ते, तो वहां पे आपको सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करना है, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर उसके बाद में भी अक्सर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है जहां पर आप ये मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना जरूरी है, या फिर जो अदर वर्कर्स है उनको यहाँ पे हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड्स के बारे में ट्रेनिंग देना जरूरी है, और फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, या फिर ये हजार्ड्स एलिमेंट कैसे हो सकती है, हजार्ड रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हजार्ड्स का जो लेवल है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको डिटेल यहाँ पे जानकारी नहीं है तो आप ओशा के स्टैंडर्ड्स, आईएस स्टैंडर्ड्स या फिर लोकल स्टैंडर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे भी अलग अलग जो साइन बोर्ड से, एजेस से, या फिर जो भी गाइडलाइंस यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में बताई गई है वो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना यही मेजर इशू होगा। तो मोशंस अगर होंगे तो उसके रिलेटेड रोटेटिंग हजार्ड्स या ट्रांसफर्स या रेसिप्रोकेटिंग मशीनरीज होंगे तो उसके रिलेटेड हजार्ड्स फाइंड आउट करना है। अगर एक्शंस के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे कटिंग एक्शन है, या फिर पंचिंग एक्शन है, शेयरिंग एक्शन है, या बेंडिंग एक्शन है, उसके रिलेटेड आपको स्पेसिफिक हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी डायग्राम में बताया है कि रोटेटिंग मशीन ओरिएंटेड यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, तो यहाँ पे मशीनरी ग्रिप्स और जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें अगर क्लोथ यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं तो ओवरऑल टोटल बॉडी वहां पे खींची चली जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके बेसिस पे भी यहाँ पे ये हजार्ड आइडेंटिफाई करने के बाद गार्डिंग प्रोविजंस या फिर जो सेंसर्स प्रोविजंस है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। कहीं जगह अगर आपके हेयर्स या फिर बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है, या फिर यहाँ पे अट्रैक्ट होने के चांसेस है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये अलग अलग हजार्ड्स है
स्पेशली रोटेटिंग मशीनरीज या मोशन ओरिएंटेड। तो ये अगर आपको डेंजर डिक्रीज करना है तो उसके रिलेटेड बॉडी पार्ट्स, उसका जो मैक्सिमम आरपीएम का मूवमेंट, और वहां जहां पे डायरेक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन जो आता है वहां पर आप क्या गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये बर है, तो ये बर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ये बर अगर ये पर्टिकुलर आरपीएम में ये मूवमेंट करता है तो ये टच भी होता आता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एम्पुटेशन के चांसेस है, इंजुरी के चांसेस है, वाउंड के चांसेस है। या फिर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये शाफ्ट की मूवमेंट है, शाफ्ट एंड पुली अरेंजमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पर ये प्रोजेक्टिंग की यहाँ पे दिखाई देती है आपको। तो ये प्रोजेक्टिंग की वजह से भी यहाँ पे डायरेक्टली इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे रोटेटिंग कपलिंग्स है, और यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्शंस है, ये प्रोजेक्शंस की वजह से भी प्रॉब्लम होगा। जैसे कि यहाँ पे ये बोल्ट्स है, तो ये अलग अलग यहाँ पे जो प्रोविजन बताइए। जैसे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है आपको, या फिर यहाँ पर ये बर का प्रॉब्लम आता है, या फिर ये जो बोल्ट्स है ये पहले से ऐसे डिजाइन गलत तरीके से है। तो ये अलग अलग आपको ध्यान देना होगा कि रोटेटिंग मशीनरीज में अगर ये छोटा भी पार्ट यहाँ पे आता है या फॉरेन मटेरियल आता है, या फिर गलत तरीके से यहाँ पे कीज या बोल्ट नट अरेंजमेंट स्क्रू अरेंजमेंट है, तो उसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ रनिंग निप्स पॉइंट जो अभी हमने बात की थी, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना होगा कि ये जैसे कि ये निप पॉइंट्स है, ये निप पॉइंट्स, या फिर ये टिपिकल निप पॉइंट्स, ये स्क्रू या फिर जो कन्वेयर से स्क्रू कन्वेयर्स उसके रिलेटेड है, या फिर ये गियर मैकेनिज्म के बारे में हमने बात की थी, ये गियर मैकेनिज्म में भी ऐसे निप पॉइंट्स आते हैं, या फिर कहीं पे व्हील्स जो होते हैं फ्लाइंग व्हील्स उसके रिलेटेड निप पॉइंट्स आते हैं, या फिर कुछ ग्राइंडिंग रोटेटिंग मशीनरीज होती है वहां पर भी आते हैं, या फिर जो रोटेटिंग मशीनरीज होते हैं, या फिर जो बेल्ट्स होते हैं, या फिर कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर ये निप पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये रनिंग निप पॉइंट जो होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे चेक करने के। उसके अलावा जो ट्रांसवर्स मोशन है, तो ये ट्रांसवर्स मोशन या मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन में रोटेटिंग कंपोनेंट्स के ओरिएंटेड भी आपको चेक करना है, और जो जहाँ पे पिंच हो सकता है या फिर जो शेयर पॉइंट से वो हजार्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये ऐसे कुछ जो रॉन्ग मेथड से वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है। कुछ रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि ये पर्सन यहाँ पे ये बॉल और जो मशीनरीज है उसमें ट्रैप हो सकता है। तो ये बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मोशन हो सकता है, या फिर जो मूविंग पार्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में कॉट होना। तो ये अनट्रेन्ड पर्सन या जो विजिटर्स होंगे या फिर जो अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे अगर आते हैं जिनको इसके मूवमेंट के बारे में पता नहीं है, वहां पर ये एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर ये अगर आप देखेंगे तो ये जैसे कि बेड आपको दिखाई देता है कि ये स्टेशनरी है, लेकिन ये जो टेबल की मूवमेंट है ये यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। तो इसके बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्या है और उसके बीच में आपको नहीं आना चाहिए। कुछ बेंडिंग एक्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये पंच किया है और फिर ये पंच एंड डाई यूज करने के बाद ये जो स्टॉक है या ऑब्जेक्ट है उसको हम बेंड कर रहे हैं। तो ये अलग अलग बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती है, जो मेटल या स्टील इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपको प्रेस ब्रेक या ट्यूब बेंडर्स यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। फिर कुछ पंचिंग एक्शंस की भी जरूरत होती है, जैसे कि पावर प्रेस में हम नॉर्मली देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे होल्स जनरेट करने होते हैं, स्टैंपिंग करनी होती है, ड्राइंग करना होता है, ब्लैंकिंग करना होता है, तो अलग अलग पर्पजेस हो सकते हैं। ये भी आपको चेक करना है पंचिंग एक्शंस ओरिएंटेड। फिर कुछ शेयरिंग एक्शंस होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नाइफ्स या जो स्लाइड्स होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और उसकी ट्रिमिंग या कटिंग की जरूरत यहाँ पे हो सकती है। तो ये अलग अलग एक्शंस हैं जो अभी आपको यहाँ पे फोटो में और ये ड्राइंग में भी पता चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे शीट मेटल्स जो होते हैं उसको अगर हमने यूज किया तो यहाँ पे शेयरिंग एक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शीट मेटल ओरिएंटेड ऑपरेशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेन
पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है, उस पे फिर आपको ये फीड अप्लाई करनी है। यहाँ से फीड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये रेस्ट होगा और फिर ये पॉइंट ऑफ ऑपरेशन से एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट होगा शीयरिंग का। तो ऑपरेटिंग कंट्रोल जो होता है, तो जनरली यहाँ पे अभी इस हिसाब से देखेंगे तो ये फुट पैडल है और फुट पैडल से आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुट पैडल से अगर हम यूज करेंगे तो आपके जो बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेन्ड पर्सन ही यहाँ पे यूज करना चाहिए, तभी यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस मिनिमम हो सकते हैं। कुछ जगह आपको वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन की जरूरत होती है, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में या डिमोलिशन एक्टिविटीज में या फिर जो रिपेयरिंग एक्टिविटीज मेंटेनेंस वर्क होता है वहां पर होती है। कहीं जगह ये आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं जगह फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसके लिए आपको अलग अलग जो वेल्डिंग शॉप्स होते हैं या फिर जो वेल्डिंग मशीनरीज होती है, कहीं जगह आपको पोर्टेबल मूविंग वेल्डिंग वर्क भी यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि एर्गोनॉमिक्स का ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ मशीन्स या फिर जो पोर्टेबिलिटी है, उसकी मूवमेंट है, उसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ जो हमने मशीनरीज देखे हैं, कुछ ऑपरेशंस देखे, कुछ टूल्स देखे हैं जहाँ पे कुछ हजार्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ फ्लाइंग मेटल्स की वजह से यहाँ पे स्पार्क जनरेशन या फिर मोल्टन मेटल के चांसेस हो गए, या फिर जो स्पार्क्स की वजह से यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट मेटल या फिर कहीं जगह आपको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी अगर टेम्परेचर जाता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि आपके यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट क्या है, उसमें हजार्ड्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन या कंबस्टिबल मटेरियल्स होंगे जिनकी वजह से यहाँ पे फायर हजार्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कहीं पे एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकते हैं तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन हजार्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो भी आपका डिपार्टमेंट, सेक्शन या कंपनी ऑपरेशंस होगा उसके बेसिस पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो वेल्डिंग कटिंग ऑपरेशंस कहाँ पे होने चाहिए, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको फिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा। कहीं जगह फ्लाइंग मटेरियल्स का इश्यू हो सकता है, कहीं जगह आपको ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे प्रेजेंट होता है, या फिर उसके लीकेज की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जो ग्लेयर्स होती है, तो जैसे हम वेल्डिंग में यूज करते हैं तो आर्क की वजह से भी यहाँ पे ग्लेयर जनरेट हो सकती है। तो उसके लिए आपको स्पेशल आई ग्लासेस भी यूज करना जरूरी होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हजार्ड्स क्या है और फिर ये हजार्ड्स को मिनिमाइज करना है, या फिर जो आपको प्रोटेक्शन करना है बॉडी प्रोटेक्शन, तो उसके लिए आपको पीपीज या इंजीनियरिंग कंट्रोल जहां पर पॉसिबल है वो आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वेल्डिंग की वजह से हेडेक का प्रॉब्लम या फटीग का प्रॉब्लम या आई डैमेज होने के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो ये ओवरऑल हजार्ड्स हर एक ऑपरेशंस के, हर एक मशीनरीज ओरिएंटेड आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। कुछ इलेक्ट्रोड्स और होल्डर्स के बारे में भी यहाँ पे जानकारी है, जैसे कि इलेक्ट्रोड होल्डर्स जो होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड्स यानी कि आपको जैसे नॉर्मली हम देखेंगे तो एनोड, कैथोड या सेल्स के बारे में हम ये यूटिलाइज करते हैं वर्डिंग। तो जहां पर आपको करंट सप्लाई करना है, वोल्टेज सप्लाई करना है, आपको कहीं से पावर जनरेशन करना है या फिर पावर का यूटिलाइजेशन करना है, तो ऐसे जगह आप इलेक्ट्रोड होल्डर्स का भी यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो ये जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि अभी हमने वेल्डिंग ऑपरेशन की बात की, तो वेल्डिंग ऑपरेशंस में भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर्स की जरूरत होती है। कहीं पे आपको कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं, हेवी वर्क हो गए या फिर इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड या फिर पावर ऑपरेटेड वर्क होंगे जहां पर ये जरूरत होती है। तो ऐसी जगह करंट की कैपेसिटी क्या है, वोल्टेज हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये हर एक बात है आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। और उसके बेसिस पे ही फिर आपको ये जो भी इलेक्ट्रिक होल्डर्स है उसका आपको यूज करना होगा। कहीं जगह इलेक्ट्रोक्यूशंस या इलेक्ट्रिक शॉक के भी चांसेस होते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ जो स्पेशली अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज के सर्किट में आ जाते हैं, तो आपकी ओवरऑल बॉडी यहाँ पे उसके थ्रू कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी
और जिसकी वजह से यहाँ पे फैटेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगह आपको कुछ रेजिस्टेंसेस आपके हैं या नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट्स है या नहीं एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, और वो एज अ क्लोज सर्किट अगर बन जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हजार्ड जो है वो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली डेंजरस कंडीशन क्या है, और फिर उस हिसाब से आपको अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या यूज करने चाहिए। इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड इंसुलेटर्स है यानी कि हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स है, वो आपको क्या यूज करनी चाहिए ये भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा। कुछ वेल्डिंग केबल्स हो सकते हैं, उसको भी आपको चेक करना होगा, रेगुलरली इंस्पेक्ट करना होगा। वियरिंग एंड टीयरिंग जो है वो भी आपको रेगुलरली चेक करना होगा। कुछ जगह आपको ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या मेटलाइजिंग ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये डिपेंड होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अभी कहीं जगह आपको हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं जगह मेटल फ्यूम्स जनरेट होते हैं, कहीं जगह जो टॉक्सिक गैसेस या इरिटेटिंग गैसेस भी जनरेट हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन एलईवी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तो एग्जैक्टली ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं और उसके रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन क्या करना चाहिए। फिर कुछ लेड ऑक्साइड या जो क्लोराइड्स है वो अगर रिलीज होते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। नॉर्मली ये सोल्डरिंग या लेड टिन सोल्डरिंग या फिर जिंक क्लोराइड फ्लक्स की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे अभी हमको मालूम है कि लेड ऑक्साइड्स और लेड पॉइजनिंग ये एक मेजर केस है जिनकी वजह से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं। या फिर कहीं पे आपको फॉर्मल्डिहाइड और लेड ऑक्साइड्स भी यहाँ पे कई जगह सोल्डरिंग में रिलीज होते हैं, और वहां पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे या फिर यहाँ से ये अवॉइड कैसे करेंगे। तो आपको वर्किंग प्लेस से जो एयर सैंपलिंग होता है वो एयर सैंपलिंग लेना चाहिए। एयर सैंपल्स में लेड ऑक्साइड्स का परसेंटेज क्या है, फॉर्मल्डिहाइड्स का परसेंटेज क्या है, या फिर क्लोराइड्स का परसेंटेज क्या है, या फिर जो भी अलग टॉक्सिक गैसेस या इरिटेटिंग गैसेस होती है उसका भी आपको सैंपल लेना चाहिए। जहां पर स्पेशली एक स्पेसिफिक वेल्डर या सोल्डर या फिर ब्रेजिंग ऑपरेशन पर्सन होगा या ऑपरेटर होगा, तो उसका पर्सनल एयर सैंपलिंग लेना भी जरूरी होगा कि जो भी एयर वो ब्रीथ करता है तो वो एयर में एग्जैक्टली बाकी के टॉक्सिक या कंटामिनेंट्स क्या क्या है, तो वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन की बात आती है तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन होता है जो नॉर्मली स्पैटरिंग ऑफ शोल्डर या फिर फ्लक्सेस या फिर जो फेस शील्ड्स होती है या फिर आई ग्लासेस होते हैं, तो इनको वियर करना जरूरी होता है। और ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट शील्ड होती है जो सभी लोगों ने यहाँ पे देखी होगी, वर्कशॉप में भी देखी होगी। तो ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जहां पर भी रिक्वायर्ड है वहां पे यूज करना ही होगा। जो ट्रेंड वर्कर नहीं होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है, उनकी वजह से टेम्पररी या परमानेंट आई डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेडेक भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये भी एक अलग अलग ऑपरेशन से उसके रिलेटेड कुछ हजार्ड्स है और उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो हमने सैम्पलिंग और एनालिसिस के बारे में कहा है वो भी करना जरूरी होगा। तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में या जो भी वर्क प्लेस है वहां पे अलग अलग गैसेस क्या प्रेजेंट है। फिर उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज में सीएनसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीएनसी मशीन आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल ये सभी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है जिनको एक सीएनसी प्रोग्रामिंग और कोडिंग दी जाती है, और ये ऑलरेडी अगर प्रोग्रामेबल है तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ एग्जैक्टली क्या टूल अप्लाई करना है और फिर उसको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप ये ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद में जो भी उसकी 1 घंटे की 2 घंटे की साइकिल होगी या फिर कंटिन्यूअस साइकिल होगी वो यहाँ पे ऑपरेट हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ मशीन टूल्स है जिसको नॉर्मली एनसी मशीन टूल्स होता है, या फिर जो सीएनसी है यानी कि कंप्यूटराइज बेसिस पे ये न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स होते हैं, और ये आपको मैक्सिमम केसेस में जो है ऑटोमेटिक सिस्टम बेसिस पे ही कंट्रोल किया जाता है। तो सिर्फ आपको जो भी पर्टिकुलर टूल या कुछ डाई अगर चेंज करना है तो वो जनरली मैन्युअली चेंज होता है, और उसके बाद में जो मशीन को अगर आपने प्रोग्रामिंग फीड की तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम बेसिस पे वो रन करती है। तो यहाँ पर
एक बार रन होने के बाद यहाँ पे हजार्ड्स मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी गार्डिंग प्रोविजन होती है, फेंसिंग प्रोविजन होती है, वो यहाँ पे ऑपरेट हो जाती है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑपरेशन मिनिमाइज हो जाएगा और फिर उसके बेसिस पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आज के डेट में कई जगह हमने जैसे बात की कि रोबोटिक्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे जो भी डायरेक्टली पार्ट्स आपके कांटेक्ट में आते हैं या फिर जो भी मिनिमम डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है या फिर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन ओरिएंटेड या कन्वेयर ओरिएंटेड या फिर जो भी मूविंग मशीनरीज होती है, रोटेटिंग मशीनरीज होती है, वहां पर आपको जाने की जरूरत ना हो, इसके लिए आप रोबोट का भी यूज कर सकते हैं। तो रोबोट्स अगर हम जनरली यूज करेंगे तो वहां पे आपके जो हजार्डस कंडीशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, जहां पे ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। जो भी आपको रिपीटेटिव वर्क करना है, कंटिन्यूअस वर्क करना है जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, या फिर कहीं जगह वर्किंग एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अनप्लेजेंट है, तो ऐसी जगह आपको रोबोट यूज करना सिंपल हो जाएगा और जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड्स भी कम हो जाएंगे। आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, फिर भी रोबोट का काम कंटिन्यू चलता रहेगा। और फिर ऐसे जगह जहां पर जैसे पेंटिंग है, स्प्रेइंग है, या फिर ऐसे कुछ ऑपरेशन है जैसे कि वेल्डिंग यहाँ पे है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, ये भी ऑपरेशन आप रोबोट थ्रू करवा सकते हैं। तो अगर आपने इसको रेगुलरली इंस्पेक्ट किया, मेंटेन किया, रेगुलरली टेस्टिंग किया, तो ये रोबोट के जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, आपकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो हजार्ड रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद में फिर वर्क एनवायरनमेंट आपको ओवरऑल मेंटेन करना जरूरी होगा। अगर यहाँ पे रोबोटिक्स को गलत प्रोग्रामिंग दी गई है या फिर उसकी टेस्टिंग आपने ठीक तरह से नहीं किया या फिर उसको मेंटेन नहीं किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर फैटेलिटी के ही चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैक्सिमम यहाँ पे बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है रोबोटिक्स के, लेकिन वहाँ पे कुछ परसेंटेज ये भी है, अगर आपने रेगुलरली उसका टेस्टिंग, इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस नहीं किया तो वहां पर मेजर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था ओवरऑल मशीन ऑपरेशंस, गार्डिंग और उसके रिलेटेड पैरामीटर्स का सेशन। धन्यवाद।